दोनों तरफ की आवाम से कह रहा हूं कि जब जंग शुरू होगी और कहीं पर मिसाइल गिरेगा फिर पूछूंगा आपसे मैं। जिस तरह के टिकटॉकर्स ने इस वक्त जंग का महाज बनाया हुआ है, जिस तरह से दोनों तरफ के मीडिया, जिस तरह से दोनों तरफ के सियासतदान, जिस तरह से दोनों तरफ की फोर्सेस इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने हैं और जिस अहमकाना तरीके से इस वक्त लोगों के जज्बात को उभारा जा रहा है, ये इंतहाई नुकसानदेह है। जंग किसी के भी फायदे में नहीं है। अकल से काम लेना होगा, जज्बात को कम करना होगा। पूरे दोनों मुल्कों को अपनी मईशत का सोचना चाहिए, दोनों मुल्कों को अपनी आवाम का सोचना चाहिए। दोनों मुल्कों को बराबर रहना है। वो अपने अपने मुल्क कहीं उठाकर नहीं ले जा सकते। ये दोनों पड़ोसी इसी तरह रहेंगे। दोनों के बॉर्डर मिले हुए हैं, दोनों के समंदर मिले हुए हैं, दोनों के दरिया मिले हुए हैं। किसी की बंदिश से, किसी का पानी बंद करने से या किसी के बॉर्डर के खिलाफ जाकर आप किसी के खिलाफ दहशतगर्दी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अकल से काम लेना होगा। जंग अगर हुई तो फिर दोनों मुल्कों का नुकसान होगा और दिहाइयों तक आप इस जंग के नुकसान से नहीं मिलेंगे। नाज़रीन, मुनव्वर आलम के चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनूबी एशिया एक मरतबा फिर जंग के दहाने पर पहुंच गया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौजें दोनों बॉर्डर्स पर मौजूद हैं और शदीद कशीदगी है। खासतौर पर कश्मीर और नीलम वैली के अतराफ में इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की फौजों के दरमियान झड़पें जारी हैं। अब जो सिलसिला है वो कहाँ से शुरू होता है वो हम आपको पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं। मकबूजा कश्मीर का इलाका पहलगाम है, जहाँ पर 6 लाख से ज़ायद भारतीय फोर्सेस मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ पर कब्जा किया हुआ है कश्मीर पर। वहाँ का इलाका पहलगाम है और वहाँ पर एक वाक़या पेश आता है 22 अप्रैल को और वहाँ पर मौजूद कुछ सयाहों को मार दिया जाता है। 26 के करीब अफराद बताए जाते हैं कि वो मारे गए इस हमले में और इस हमले का फौरी तौर पर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। ये दोनों मुल्क इस वक्त जो जंगी सूरत हाल तक पहुंच चुके हैं, इसमें एक बहुत बड़ा किरदार भारतीय मीडिया का है, जिसने बग़ैर किसी तस्दीक किए, बग़ैर किसी सहाफ़ती तस्दीक किए, न किसी किस्म का जर्नलिज्म उसमें इस्तेमाल हुआ, जैसे ही अटैक होता है और 1 घंटे के बाद पूरा भारतीय मीडिया एक ज़बान होकर पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने लगता है कि ये हमला, पहलगाम अटैक, सयाहों पर अटैक पाकिस्तान की तरफ से आए हुए दहशतगर्दों ने किए और फिर उनकी तस्वीर और मुख्तलिफ नाम और कहानियाँ, किस्से, कोई किसी किस्म का सबूत लिए बगैर जज्बात के साथ खेला गया। और अब सूरत हाल यह है कि दोनों जानिब से अब फौजें आमने सामने हैं। दोनों मुल्कों ने अपनी तरफ से इक़दाम किए हैं। हिंदुस्तान ने इंतहाई सख्त इक़दाम किए और पाकिस्तान के साथ उन्होंने 3 तास मुआहिदा मुअत्तल किया, यानी कि पानी पाकिस्तान का जो मुआहिदे के तहत आता है उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी, उसको मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान ने उसके जवाब में इंडिया की एयर स्पेस बंद कर दी अपने ऊपर से और इंडिया के जहाज़ों को, जो कि मुसाफिर जहाज़ हैं, उनको घूम कर जाना पड़ रहा है और उस पर काफ़ी खर्चा हो रहा है। यही सूरत हाल इंतहाई तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और अब पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आई हैं उसमें इंडिया की जानिब से हमले का बाकायदा कच्चा और इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक 1 दिन पहले जो इत्तलात सामने आई थी, अता तारड़ ने ये कच्चा जाहिर किया था 24 से 36 घंटों के दौरान इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़ेह मौक़िफ़ DGISPR ने भी इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर पाकिस्तान जवाब ज़रूर देगा और वो दोनों मुल्कों के दरमियान जो जंग होगी वो किसी के भी हक़ में नहीं है। दोनों तरफ मईशत का भी प्रेशर है और दोनों मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल में हैं उस वक्त वो बिल्कुल इस जंग के किसी तौर पर भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो। लेकिन जो सूरत हाल इस्टेब्लिश हो रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है। अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ये जंग होती है और जिस तरह से आवाम एक्साइटेड है, हम तो हैरान हैं कि किस तरीके से दोनों तरफ की आवाम इस वक्त चाहती है कि जंग हो जाए। आप समझते हैं कि जंग आसान है? आप समझते हैं कि अगर किसी जगह मिसाइल गिरे, इमारत गिरे और उसके बाद उस मलबे से नीचे लाशें निकालना जंग के दौरान कोई आसान काम होता है? जिसके प्यारे मरेंगे उनका क्या होगा? दोनों तरफ के आवाम को सोचना होगा कि ये जंग इतनी आसान नहीं है जितनी आसान समझी जा रही है। अब आते उस तरफ हैं कि जिस तरफ अगर ये जंग बढ़ती है तो दोनों मुल्कों की जानिब से जो फौजी तकाबुल है, दोनों फौजों का अगर हम कंपैरिजन करें तो किसका पलड़ा भारी है, कौन इस जंग में फातेह हो सकता है या किसके पास ज़्यादा असलहा है या किसके पास ज़्यादा टेक्निक है।
ہندوستان کی اگر فوج کی بات کی جائے تو اس کو بہت ساری چیزوں میں پاکستان پر برتری حاصل ہے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے کہ پاکستان کا پلڑا کیسے بھاری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کتنے فوجی ہیں دونوں ملکوں کے پاس۔ بھارت کے پاس اس وقت تقریباً 14 لاکھ ایکٹیو فوجی ہیں، جو ان کی پوری فوج ہے، جس میں آرمی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے اور نیوی بھی ہے، اور ان کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً $73 بلین ہے۔ اگر ایئر فورس کی بات کی جائے تو ہندوستان کے پاس اس وقت جدید ترین رافیل جہاز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس Su-30S موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی فورس کی۔ پاکستان کے پاس تقریباً 6 لاکھ فوج ہے، جس میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا فوجی بجٹ تقریباً $11 ارب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو ایئر فورس ہے وہ انتہائی بھاری ہے۔ پاکستان کے پاس نہ صرف F-16 جہاز ہیں، پاکستان کے پاس JF-17 تھنڈر جہاز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ F-16 جہاز ہیں، جو کہ ان میں سے کچھ جہاز امریکہ سے پاکستان کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان فضائیہ کی برتری تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے جس وقت بھارت کی جانب سے پاکستان پر ایک فضائی اٹیک ہوا تھا تو پاکستان نے اس کا جواب دیا تھا۔ پاکستان نے نہ صرف ہندوستان کے 2 طیارے گرائے تھے، بلکہ ایک پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا تھا، جس کا نام ابھینندن تھا، اور بڑا اس کے بعد بے عزتی ہوئی تھی ہندوستان کی پوری دنیا میں، اور چائے پلا کر اور اس ابھینندن کو پاکستان نے واپس رہا کیا تھا، جو اب تک ہندوستان کو برداشت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو فوج ہے وہ مستقل کسی نہ کسی محاذ پر اس وقت لڑ رہی ہے، چاہے وہ وزیرستان آپریشن ہو، چاہے شمالی وزیرستان کا علاقہ ہو، چاہے بلوچستان کا علاقہ ہو۔ ضرب عزم جیسی ایسی پاورفل مشقیں پاکستان کر چکا ہے جو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے تھیں اور پاکستان کی طاقت منوانے کے لیے تھیں۔ ضرب عزم کے بعد پوری دنیا یہ مان گئی تھی کہ پاکستانی فورسز چند بہترین فورسز میں سے ہیں۔ تو پاکستانی فورسز انتہائی ایکٹیو ہیں اور مختلف محاذوں پر اس وقت لڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جنگی برتری حاصل ہے۔ ناظرین، دونوں طرف سے فوجوں کو یہ حکم جاری ہو چکا ہے کہ وہ تیار رہیں اور کسی وقت بھی کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ یہ پہل بھی اس دفعہ بھی انڈیا کرے گا۔ لیکن یہاں پر ایک حیران کن بات، جیسے ہی نریندر مودی نے یہ بات کہی کہ جی فوری طور پر جواب دینا ہوگا اور پاکستان کو سبق سکھانا ہوگا، تو ان کی فوج میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جو ان کے لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو کہ ناردرن کمانڈ کرتے تھے، یعنی کہ پورا کا پورا ناردرن ریجن ان لیفٹیننٹ جنرل کے پاس تھا، جن کا نام تھا MV سچندر کمار، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے فوری طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا نہیں مانا اور پاکستان پر حملہ نہیں کیا۔ اور MV سچندر کو ہٹانے کے بعد ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل پرتک شرما کو تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ پاکستان پر حملہ کیا جا سکے۔ فوج کے لیے یہ ایک انتہائی اہم عمل ہے کہ اگر ان کا کمانڈ ہی ہٹا دی جائے تو ان کا مورال بلند نہیں رہتا۔ آپ کا اگر سربراہ ہی بھاگ جائے، اگر آپ کا سپہ سالار ہی بھاگ جائے، تو پھر آپ کی فوج میں جان نہیں بچتی۔ یہی ہوا ہے انڈیا کے ساتھ کہ ان کا انتہائی اہم لیفٹیننٹ جنرل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ ایک نئی کمانڈ کو دے دی گئی، جس کو سمجھنے میں بھی کافی وقت لگے گا کہ کس جگہ پر کون سی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ ساری کمانڈ کی تبدیلی ایک انتہائی اہم موقع پر سامنے آئی ہے۔ اب آتے ہیں کہ دونوں ملک پوری دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان نے 2 انتہائی اہم قدم اٹھائے ہیں۔ پاکستان نے سب سے پہلے تو OIC کو خط لکھا ہے، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کو بھی ایک خط لکھ ڈالا ہے، جس میں سے بھارتی جارحیت کی طرف انہوں نے بتایا ہے، اور خاص طور پہ جو سن-تاس معاہدہ ہے وہ ورلڈ بینک اس کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرتا ہے۔ ورلڈ بینک نے وہ معاہدہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کرایا تھا۔ پاکستان نے اس وائلیشن کو بھی ورلڈ بینک کو لکھ دیا ہے کہ سن-تاس معاہدہ ایسے معطل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں تینوں کے تینوں اسٹیک ہولڈر موجود نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ایک اور انتہائی اہم کام یہ کیا ہے کہ پوری عالمی برادری کو انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے ہیں، اور خاص طور پر جو ان کا انتہائی دیرینہ ساتھی ہے جس کا نام چین ہے، چین کے ساتھ پاکستان کے انتہائی مضبوط تعلقات ہیں، اور ہندوستان اور چین کے ساتھ تعلقات کچھ بہت بہتر نہیں ہیں،
पाकिस्तान एक देरीना दोस्त है। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे तिजारती काम चाइना के साथ चल रहे हैं और हमेशा पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में अगर किसी ने मदद की है तो वो चीन है। सबसे अहम बात कि ये पहलगाम अटैक इस वक्त क्यों हुआ और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से हिंदुस्तान क्या फ़ायदा उठाना चाहता है। तो नाज़रीन, हम आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी का ये अमल पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी कश्मीर में पुलवामा अटैक हो या मुंबई अटैक हो, इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले भी किए जा चुके हैं। अब इस वक्त ये पहलगाम का अटैक इसलिए किया गया है क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन करीब है और वोट चाहिए, और ये वोट उसी वक्त मिल सकते हैं जब नेशनल सिक्योरिटी का नैरेटिव आगे की जानिब बढ़ाया जाए और लोगों के जज्बात को उभार कर वोट हासिल किए जाए। यही नहीं, इस वक्त हिंदुस्तान की मईशत डामाडोल है और उनकी मईशत एक ऐसे भंवर में फंस चुकी है कि अब IMF उनको वार्निंग्स भेज चुका है। यही नहीं, उनके यहाँ बेरोजगारी की शरह तेजी से बढ़ रही है, महंगाई की शरह तेजी से बढ़ रही है। इन तमाम इश्यूज से नरेंद्र मोदी सिर्फ एक ही तरह से हटा सकते हैं तवज्जो, और वो है नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव। इसको आगे बढ़ाया जाए, लोगों के जज्बात को भड़काया जाए पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर जैसे ही इलेक्शन हो इसी नैरेटिव के जरिए वोट ले लिया जाए। ये एक इंतहाई अहम वजह है। दूसरी वजह यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान इस मूड में है क्योंकि गजा और पूरी दुनिया का फोकस इस वक्त गजा और फलस्तीन पर है। पूरी दुनिया उस तरफ देख रही है या फिर यूक्रेन की तरफ देख रही है, और हिंदुस्तान इस बात का फायदा उठाना चाहता है कि इस वक्त वो पाकिस्तान के खिलाफ जो भी जाहिरियत करे तो पूरी दुनिया उसके दरमियान में ना आए और उनका फोकस फलस्तीन और गजा की तरफ ही रहे। नाज़रीन, तफसील से हमने आपको समझाया है कि जो कुछ पहलगाम हमले के बाद हुआ वो इंतहाई जज्बाती तौर पर किया गया, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाल दिया गया, और उसके बाद हिंदुस्तान में एक भूचाल आ गया और तमाम पब्लिक इस वक्त एक इंतहाई ऐसे जज्बाती कैफियत में है कि उसको कोई संभाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मीडिया जज्बाती हुआ है। हम दोनों तरफ की आवाम से ये कहते हैं, पाकिस्तान की आवाम से भी और हिंदुस्तान की आवाम से भी, कि जंग किसी के फायदे में नहीं है। जंग होगी तो दोनों का नुकसान होगा, और जो ज़्यादा बड़ा मुल्क है उसका ज़्यादा नुकसान होगा, जिसकी मईशत ज़्यादा बड़ी है उसकी मईशत का ज़्यादा नुकसान होगा। तो जंग को मजाक मत समझें। जब किसी जगह मिसाइल गिरेगा, जब किसी जगह बम फटेगा, जब कहीं पर टैंक चढ़ेंगे, जब कहीं पर एयरफोर्स हमला करेगी, जब पानियों में आबदोज़ें चलेंगी, और जब हर जगह बम गिर रहे होंगे, तो फिर किसी किस्म के जज्बात काम नहीं आएंगे, फिर अक्ल काम आएगी। दोनों मुल्कों के आवाम से, दोनों मुल्कों की हुकूमतों से एक ही गुजारिश है कि दोनों न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो यही है कि जिस वक्त अगर ज़्यादा बड़ा अटैक होगा और वो देखेगा कि वो ऐसी मुश्किल में फंस गया है, तो पाकिस्तान की पॉलिसी यही है कि पहले उसने न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करना है। और अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ दोनों तरफ से तो फिर जो तबाही आएगी, दिहाइयों तक आप उस तबाही से नहीं निकल सकते। तो इस वक्त जज्बात की नहीं, अक्ल की ज़रूरत है। दोनों तरफ की आवाम को सोचना होगा, दोनों तरफ की अवामी हुकूमतों को सोचना होगा, दोनों तरफ की फोर्सेस को सोचना होगा, पूरे खित्ते का सोचना होगा, पूरी दुनिया का सोचना होगा। जंग किसी के भी हक में नहीं है। दोनों तरफ के मीडिया को भी इंतहाई अहम किरदार अदा करना होगा। हम जिस तरह के प्रोग्राम दोनों तरफ की मीडिया पे देख रहे हैं और जिस तरह रेटिंग हासिल करने में चैनल एक दूसरे पर सबकत ले जाने के चक्कर में जिस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, इनको भी बंद होना चाहिए। इस तरह के जज्बात उभारना, लोगों को भड़काना, और दोनों तरफ के टिकटॉकर्स ने तो जंग को मजाक समझा हुआ है। मीम्स बनाए जा रहे हैं, मतलब लोग उसको इस तरह मजाक बनाया हुआ है कि लोगों को ये फिक्र ही नहीं है कि जंग होती क्या है, जंग के नुकसानात क्या है। जंग जब ख़त्म होती है तो सिवाय स्क्रैप के और कुछ नहीं बचता। तो बराए मेहरबानी दोनों तरफ की हुकूमतों से, दोनों तरफ की आवाम से, दोनों तरफ की मीडिया से ये गुजारिश है कि जज्बात को न उभारें, अक्ल से काम लें, और जंग किसी के मफाद में नहीं है। ये जंग नहीं होनी चाहिए।